स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर जिसमें हम बात कर रहे हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज की। और इसमें हमारा चल रहा था ह्यूमन जो इम्यून सिस्टम है ह्यूमन का, उसके बारे में हमने बात की थी। एक बार देख लेते हैं अभी तक आपने क्या क्या चीजें यहाँ पर समझी हैं। इम्यूनिटी की बात हुई थी और इम्यूनिटी में हमने बात की थी यहाँ पर कि जो इम्यूनिटी होती है दो टाइप की होती है, इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी के कुछ टाइप आपने देखे थे जिसमें आपने मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल और इसके और एग्जांपल है एनके सेल यानी कि नेचुरल किलर सेल। ये एग्जांपल आते हैं कि इसके यहाँ पे सेलुलर बैरियर की जिसकी फंक्शनिंग आपने देखी थी। साथ ही साथ डब्ल्यूबीसी के दो टाइप हमने पढ़े हैं, एक ग्रेनुलोसाइट ग्रेनुलोसाइट। एक ग्रेनुलोसाइट में मोनोसाइट और लिम्फोसाइट आते हैं। मोनोसाइट मैक्रोफेजेस बनाते हैं, लिम्फोसाइट दो टाइप के हैं, बी लिम्फोसाइट ए लिम्फोसाइट। ग्रेनुलोसाइट में आपने एओसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल की यहाँ पे बात की है। आगे बढ़ते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में बात करते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो आपके आती है ह्यूमोरल इम्यूनिटी है और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ह्यूमरल इम्यूनिटी में आप बी लिम्फोसाइट देखते हैं जिसमें प्लाज्मा सेल जो एंटीबॉडीज बनाता है, और मेमोरी बी सेल हमारे पास आती है। सेल मीडिएटेड सेल में आपकी का टी लिम्फोसाइट है जो कि साइटोटॉक्सिक टी सेल, हेल्पर टी सेल और मेमोरी टी सेल को बनाती है। फंक्शनिंग की अगर हम बात करें तो प्रीवियस लेक्चर में हम फंक्शंस देख चुके हैं कि कैसे ये काम करते हैं, कैसे ये एक्ट करते हैं। अब होता क्या है, आप जानते हैं कि यहाँ पर अगर हम टी सेल के बारे में बात करें तो आपने कहा कि जो हेल्पर टी सेल है वो कितने इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि अगर हेल्पर टी सेल नहीं होंगे तो ये बी लिम्फोसाइट को यहाँ पे एक्टिवेट नहीं कर पाएंगे, या आपने कहा बी लिम्फोसाइट तक कि एंटीजन नहीं पहुंचा पाएंगे। अगर एंटीजन नहीं पहुंचे, एंटीबॉडीज नहीं बनेंगे। एंटीबॉडीज नहीं बनेंगी तो आपने कहा कि यहाँ पर जो पैथोजन है उन्हें किल करने में क्या होगी, यहाँ पे डिफिकल्टी होगी। ठीक है। अब होता क्या है कि जब यहाँ पर किसी को एड्स होता है, एड्स आपने यहाँ पर एक डिजीज होती है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं यहाँ पे एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, इसकी फुल फॉर्म होती है, जो होती है एचआईवी वायरस के द्वारा। ठीक है। अब हमने क्या बोला है यहाँ पर कि ये जो एचआईवी वायरस है इससे होने वाला जो एड्स है, यहाँ पर इस रोग में होता है क्या कि जो एचआईवी वायरस है वो सबसे पहले इन्फेक्ट करता है हेल्पर टी सेल को। हेल्पर टी सेल को जब इन्फेक्ट करेगा तो हेल्पर टी सेल को ये डिस्ट्रॉय करता है, साथ ही साथ मैक्रोफेज को भी क्या करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा। तो इसने क्या कर दिया, आपके इम्यून सिस्टम को जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज हेल्पर टी सेल, क्योंकि हेल्पर टी सेल ही यहाँ पे एंटीबॉडीज को बनाने के लिए क्या करेगा, यहाँ पे सिग्नल भेजेगा बी लिम्फोसाइट को। तो आपने कहा अगर हेल्पर टी सेल नहीं रहेंगी तो ये बी लिम्फोसाइट को सिग्नल भेज ही नहीं पाएंगे, और ना तो एंटीबॉडीज बनेगी, और मैक्रोफेजेस को भी वो क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। तो आपने कहा मैक्रोफेजेस भी पैथोजन को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाते हैं। इन शॉर्ट आपको फुल फॉर्म ही पता चल रही है एड्स की। एड्स की फुल फॉर्म है आपने कहा एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी जो सिंड्रोम होता है, यानी कि जो आपका इम्यून सिस्टम है उसमें डेफिशिएंसी आ गई है। ये सबसे पहले अटैक करेगा आपके इम्यून सिस्टम पे। अब जब इम्यून सिस्टम ही आपका क्या हो गया है, वीक हो गया है, या फिर आपने का इम्यून सिस्टम ही डिस्ट्रॉय होने लग गया है, तो बहुत सारी ऐसी डिजीज होंगी कि जो आसानी से जो आपकी बॉडी है वो कैच कर लेगी और आपको बहुत सारे ऐसी प्रॉब्लम यहाँ पर फेस करनी पड़ती है। तो हमने कहा कि अब नेक्स्ट हमारे पास कुछ डिजीज आती हैं, कुछ डिजीज के बारे में हम बात करेंगे। उसमें से सबसे पहले हम एड्स के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। उससे पहले हम बात कर रहे थे यहाँ पर इम्यूनिटी के बारे में, जिसमें इनेट इम्यूनिटी आपने पढ़ ली है। हम पढ़ेंगे पहले एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है, आपने कहा एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज नॉट प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ एंड डेवलप ड्यूरिंग द इंडिविजुअल्स लाइफ टाइम। आपने कहा कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी जन्म से नहीं होती है, धीरे धीरे यहाँ पे बनती है, जैसे कि जो एंटीबॉडीज हैं। इट इज पैथोजन स्पेसिफिक एंड कैरेक्टराइज्ड बाय मेमोरी। आपने कहा ये पैथोजन स्पेसिफिक होती है, जैसे हमने इनेट इम्यूनिटी में कहा है इट इज नॉन स्पेसिफिक, ये यानी कि किसी पैथोजन के लिए विशिष्ट नहीं होगी। लेकिन अगर हम बात करें एक्वायर्ड इम्यूनिटी या अर्जित जो इम्यूनिटी हमारे पास आती है, ये क्या होती है, पैथोजन स्पेसिफिक होती है, यानी कि अकॉर्डिंग टू पैथोजन डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पे एंटीबॉडीज होंगी। अलग हर एक पैथोजन के लिए अलग अलग क्या होंगे यहाँ पे एंटीबॉडीज होंगी, यानी कि क्लासेस की बात की जा रही है। जैसे कि हमने कहा हाँ एक पैथोजन है जिसके बारे में हमने B1 जिसको नाम हमने दिया था, हमने कहा B1 के लिए एंटीबॉडीज बनेंगी। अगर B2 आएगा तो B2 के लिए फिर दूसरी टाइप की एंटीबॉडीज यहाँ पर बनती है, तो इसे हम कहते हैं पैथोजन स्पेसिफिक।
Next, when it encounter a pathogen for the first time, it produced a response called primary response, which is of low intensity. आपने कहा जब पहली बार कोई पैथोजन हमारी बॉडी में आता है तो यहाँ पर क्या होता है, रिस्पॉन्स को क्रिएट किया जाता है, रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है, इस रिस्पॉन्स को प्राइमरी रिस्पॉन्स कहते हैं। तो जब भी कोई पैथोजन हमारी बॉडी में पहली बार आएगा तो उसका प्राइमरी रिस्पॉन्स उसके लिए बनेगा यहाँ पे, और ये जो प्राइमरी रिस्पॉन्स होता है ये क्या होता है, स्लो होता है, फास्ट और क्विक नहीं होता। लेकिन फर्दर एनकाउंटर विद सेम पैथोजन प्रोड्यूस हाईली इंटेंसिफाइड सेकेंडरी और एनामनेस्टिक रिस्पॉन्स ड्यू टू मेमोरी ऑफ द फर्स्ट एनकाउंटर। लेकिन आपने कहा सेम पैथोजन जब सेकेंड टाइम हमारी बॉडी में आता है तो उसके लिए हमारी बॉडी सेकेंडरी रिस्पॉन्स को जनरेट करेगी, और जो सेकेंडरी रिस्पॉन्स होता है वो बहुत क्विक होता है। ठीक है, तो आपने कहा कि यहाँ पे होगा क्या, प्राइमरी रिस्पॉन्स और सेकेंडरी रिस्पॉन्स क्या है, किसी सेम पैथोजन के लिए कोई पैथोजन अगर फर्स्ट टाइम आया तो प्राइमरी रिस्पॉन्स आएगा जो स्लो होगा, वो सेम पैथोजन सेकेंड टाइम हमारी बॉडी में आया तो सेकेंडरी रिस्पॉन्स होगा जो बहुत क्या होगा, क्विक होगा यहाँ पर, क्योंकि इसके लिए क्या है, आपने कहा मेमोरी सेल्स यहाँ पे बनी हुई है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या होंगी, मेमोरी सेल्स बनी हुई है। इम्यून रिस्पॉन्स आर प्रोड्यूस बाय टू टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट। इम्यून रिस्पॉन्स दो प्रकार के लिम्फोसाइट से बनता है, बी लिम्फोसाइट्स और बी सेल्स प्रोड्यूस एन आर्मी ऑफ प्रोटीन इन रिस्पॉन्स टू पैथोजन कॉल्ड एंटीबॉडीज इन ब्लड। अब देखा जो बी लिम्फोसाइट है जिसे हम बी सेल्स भी कहते हैं, ये प्रोटीन की आर्मी बनाती है। प्रोटीन की आर्मी का मतलब है प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर बनाती है जो पैथोजन के रिस्पॉन्स में बनती है, और इन्हें हम क्या कहते हैं, एंटीबॉडीज कहते हैं। टी लिम्फोसाइट और टी सेल्स हेल्प बी सेल टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। आपने कहा जो टी लिम्फोसाइट है वो बी लिम्फोसाइट की हेल्प करते हैं यहाँ पे एंटीबॉडीज को बनाने में। तो ये चीजें हम समझ चुके हैं, एक बार आप सारे पॉइंट्स को एक बार रीड कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। तो अगला जो हमारा टॉपिक आता है यहाँ पे एंटीबॉडीज के बारे में। आपने कहा एंटीबॉडीज आर इम्यूनोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल जिन्हें हम आईजी से यहाँ पे डिनोट करते हैं। ठीक है, ये क्या है, इम्यूनोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल है। ये 5 टाइप के होते हैं, तो हमने कहा दीज आर ऑफ 5 टाइप। Each antibody molecule has 4 peptide chain that is too small called light chain and too larger or longer called heavy chain। तो हमारे पास क्या होते हैं, जो एंटीबॉडीज होती हैं यहाँ पर, आपने कहा वो यहाँ पे इम्यूनोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल होते हैं। एंटीबॉडीज को हम आईजी से यहाँ पे डिनोट करते हैं। आई स्टैंड फॉर इम्यूनोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल। ठीक है, अब हमने कहा ये 5 प्रकार के होते हैं और हर एक जो एंटीबॉडी है उसमें 4 पेप्टाइड चेन होती हैं, 2 छोटी होती हैं और यहाँ पे क्या होते हैं, 2 लॉन्गर होती है। जैसे आपने देखा होगा अगर एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर आपने देखा तो कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि 2 यहाँ पे क्या है, लॉन्गर चेन है और 2 यहाँ पे क्या है, यहाँ पे शॉर्ट जो चेन है वो यहाँ पे आते हैं। ठीक है, जिन्हें हम यहाँ पे एल यानी कि जो एल चेन है लाइट जिसे हम कहते हैं, और हैवी चेन यानी कि जिसे एच से डिनोट करते हैं। हेंस एन एंटीबॉडी इज रिप्रेजेंटेड एज, इस प्रकार से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। एन एंटीबॉडी सीम्स लाइक अ वाई शेप स्ट्रक्चर। आपने कहा एंटीबॉडी जो है वो वाई शेप स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाती है। तो आप जैसे एंटीबॉडीज को बनाते हैं तो आप किस प्रकार से, या तो इस प्रकार से बनाते हैं या इस प्रकार से बनाते हैं, इस प्रकार से आप क्या करते हैं, एंटीबॉडीज को यहाँ पे बनाते हैं। आगे बात करते हैं वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन के बारे में। ठीक है, तो वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन जो आपका टॉपिक आता है, इसमें एक्चुअली में आप जो वैक्सीनेशन है उसका फिनोमिना आप समझ चुके हैं। आपने कहा जब आपकी जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी बनती है, जैसे कोई पैथोजन आपके बॉडी में आया, वहाँ पे न्यूट्रोफिल्स आए, मैक्रोफेजेस आए, बट वहाँ पे काम नहीं हो पाया। अब मैक्रोफेजेस के द्वारा सिग्नल भेजा जाता है डेंड्रिटिक सेल्स को, वो वहाँ पे आएंगे एंटीजन लेकर के टी लिम्फोसाइट के पास जाएंगे। टी लिम्फोसाइट में से कुछ सेल्स एक्टिवेट होंगी और वो यहाँ पे साइटोटॉक्सिक टी सेल, हेल्पर टी सेल और मेमोरी टी सेल बनाएंगे। सब अपना अपना काम करेंगे। हेल्पर टी सेल आपने कहा बी लिम्फोसाइट को सिग्नल भेजेगा, उन एंटीजन को भेज करके बी लिम्फोसाइट प्लाज्मा सेल और मेमोरी बी सेल बनाएंगी। प्लाज्मा सेल से उस पैथोजन के रिस्पॉन्स में एंटीबॉडीज बनेंगी। एंटीबॉडीज पैथोजन को कैप्चर करती हैं और क्या होगा, यहाँ पे जो मैक्रोफेजेस है वो इन पैथोजन को खा जाएंगे। यही प्रोसेस हमने अभी तक पढ़ी है। यही आपका क्या होता है, वैक्सीनेशन होता है। तो वैक्सीन में एक्चुअली में क्या जाता है,
आपने कहा ये तो तब की बात है जब कोई पैथोजन हमारी बॉडी में इंसर्ट होता है। हमने कहा कोई ऐसा पैथोजन जो हमारे लिए हार्मफुल है, हानिकारक है। और आपने देखा होगा जैसे कोई भी जैसी बीमारी होती है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती है वो हार्मफुल होती है, क्योंकि वो बहुत क्विकली क्या करते हैं यहाँ पे अपने नंबर को बढ़ाते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और इन्फेक्शन को बढ़ाते हैं। अब हमें क्या करना है, हमने कहा क्योंकि हमने बोला था कि जो प्राइमरी रिस्पॉन्स हमारी बॉडी में जनरेट होता है वो होगा स्लो, लेकिन जो सेकेंडरी होगा वो होता है फास्ट। फास्ट नहीं, वेरी फास्ट होता है। इस कंडीशन में जो पैथोजन है वो इन्फेक्शन को बढ़ा नहीं पाते हैं और बहुत जल्दी उन्हें डिस्ट्रॉय कर लिया जाता है। लेकिन अगर इस सिचुएशन की बात करें, जो प्राइमरी रिस्पॉन्स होता है ये क्योंकि स्लो होता है और पैथोजन के पास इतना टाइम होता है कि वो अपने नंबर को ज्यादा कर दे, इन्फेक्शन को बढ़ा दे। इस केस में कई बार क्या होता है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो एंटीबॉडीज बनाने से पहले ही काफी हद तक, काफी ज्यादा मात्रा में जो इन्फेक्शन है वो यहाँ पे बढ़ जाता है। अब इससे बचने के लिए हम चाहते हैं कि हमारी बॉडी प्राइमरी रिस्पॉन्स पहले दे दे, ताकि जब यहाँ पे सेकेंडरी रिस्पॉन्स आए तो वो जो पैथोजन है वो मारा जाए। इसी के लिए क्या किया जाता है, वैक्सीनेशन किया जाता है। वैक्सीन में एक्चुअली में क्या किया जाता है, आपने भी वैक्सीनेशन करवाया होगा काफी बार। हमें बचपन में क्या लगते हैं, हमें पोलियो पिलाया जाता है, हमें टीके लगते हैं, यानी कि वैक्सीन लगती है। तो उसमें आपने देखा होगा इंजेक्शन के थ्रू कुछ फ्लूइड हमारी बॉडी में इंसर्ट किया जाता है, इंजेक्ट किया जाता है। वो जो फ्लूइड है या वो जो तरल है, उस तरल में होता है पैथोजन। अब आप सरप्राइज हो गए, ऐसे कैसे पॉसिबल है कि पैथोजन को हमारी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। एक्चुअली में ये होता है पैथोजन, या जिसे हम रोगजनक कहते हैं। ये पैथोजन या तो इसे किल करके डाला जाएगा या इसे इनएक्टिव करके डाला जाएगा। इनएक्टिव का मतलब होता है कि वो जीवित तो है लेकिन वो ऐसी स्थिति में है कि वो उदासीन है, वो आपको यहाँ पे इन्फेक्ट नहीं कर सकता है, ना ही वो मल्टीप्लाई करेगा, ना ही कोई भी इन्फेक्शन कॉज करेगा। या उसे पूरी तरीके से मार दिया जाए, किल कर दिया जाए और बॉडी में इंसर्ट करा दिया जाए। दोनों ही केसेस में पैथोजन हमें किसी भी प्रकार से कोई भी हानि नहीं पहुंचाता है, क्योंकि आपने कहा या तो वो मरा हुआ है या वो इनएक्टिव है, क्योंकि वो कोई भी रिस्पॉन्स यहाँ पे जनरेट नहीं करेगा, ना तो अपने नंबर को बढ़ाएगा, ना टॉक्सिन यहाँ पे रिलीज करेगा। अब हमें ये तो पता है कि पैथोजन क्या है, किल है या इनएक्टिव है या निष्क्रिय जिसे हम कहते हैं। जैसे ही हमारी बॉडी में इंसर्ट किया जाता है या इंजेक्ट किया जाता है इंजेक्शन के थ्रू, हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो सेम वैसा ही फंक्शन करेगा जैसे कि कोई पैथोजन जब वो क्या होगा, एक्टिव होगा और लिविंग फॉर्म में जब हमारी बॉडी में आता है। तो जैसे ही यहाँ पे वैक्सीनेशन होती है, पैथोजन हमारी बॉडी में आता है, हमारे इम्यून सिस्टम और हमारे इम्यून सेल्स से वैसा ही रिस्पॉन्स जनरेट करने लगती हैं और इस पैथोजन के लिए क्या बनेंगे, यहाँ पे एंटीबॉडीज बनेंगी। पहली चीज एंटीबॉडीज बनेंगी। दूसरी चीज मेमोरी सेल बनेंगी। ठीक है, एक्चुअली में हमारा जो मेन एम है वो यही है, क्योंकि प्राइमरी रिस्पॉन्स यही है। प्राइमरी रिस्पॉन्स का मतलब होता है कि उस पैथोजन के लिए एंटीबॉडीज बनाना, उसके लिए मेमोरी सेल बनाना। ये जो प्राइमरी रिस्पॉन्स है ये तब आ जाता है जब आपको यहाँ पे वैक्सीन दी जाती है, जब आपका वैक्सीनेशन करवाया जाता है। अब जब वो पैथोजन, सेम पैथोजन जब वो लिविंग है यानी कि वो जीवित है, वो एक्टिव फॉर्म में हमारी बॉडी में आएगा, क्योंकि ऑलरेडी उसके लिए एंटीबॉडीज हैं, ऑलरेडी उसके लिए मेमोरी सेल है, तो मेमोरी सेल उसे डिटेक्ट करती हैं, एंटीबॉडीज उसे किल करने में मदद करती हैं, क्योंकि सेकंड रिस्पॉन्स बहुत फास्ट होता है, तो इस बार जो इन्फेक्शन है वो कॉज नहीं होगा। इसी को हम क्या कहते हैं, वैक्सीनेशन कहते हैं। और इसी के थ्रू आपको क्या दी जाती है, यहाँ पे एक्वायर्ड इम्यूनिटी दी जाती है। क्लियर है इतना, पढ़ लें आप। तो हमने कहा वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन, द प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ अ मेमोरी ऑफ अ इम्यून सिस्टम। आपने कहा वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन की जो यहाँ पे प्रोसेस है या जो प्रिंसिपल है किस पे बेस्ड होता है, हमारे इम्यून सिस्टम की जो मेमोरी सेल्स होते हैं उन पे होता है। वैक्सीनेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ वीकेंड और इनएक्टिवेटेड पैथोजेंस और प्रोटीन, जिसे हम वैक्सीन कहते हैं, इनटू अ पर्सन टू प्रोवाइड अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट अ डिजीज। हमने कहा कि वैक्सीनेशन क्या होता है, वैक्सीन क्या होता है एक्चुअली में, इनएक्टिव
या आपने कहा डेड पैथोजन जिसे हमारी बॉडी में इंसर्ट किया जाता है। वैक्सीनेशन क्या है? वैक्सीन को लगाने की प्रोसेस वैक्सीनेशन है। Immunization is the process by which the body produce antibodies against the vaccine, जिसे हम प्राइमरी रिस्पॉन्स कहते हैं। इम्यूनाइजेशन क्या होता है? वैक्सीनेशन क्या है कि वैक्सीन को बॉडी में इंसर्ट करने की प्रोसेस है वैक्सीनेशन। तो इम्यूनाइजेशन क्या होता है? इम्यूनाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें हमारी जो बॉडी है, बॉडी के जो इम्यून सेल्स हैं, वो एंटीबॉडीज को यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं उस वैक्सीन के अगेंस्ट या उस वैक्सीन के रिस्पॉन्स में, जिसे हम प्राइमरी रिस्पॉन्स कहेंगे, एंड डेवलप द एबिलिटी टू न्यूट्रलाइज पैथोजन ड्यूरिंग एक्चुअल इन्फेक्शन, यानी कि सेकेंडरी रिस्पॉन्स। तो जब प्राइमरी रिस्पॉन्स आएगा तो ये क्या करते हैं? सेकेंडरी रिस्पॉन्स के लिए तैयार हो जाते हैं, और जब एक्चुअल इन्फेक्शन होता है तब क्या करते हैं? उस इन्फेक्शन को खत्म कर देते हैं। दैट इज द बॉडी बिकम इम्यून टू दैट एंटीजन और इन्फेक्शन, और इसीलिए हम उस एंटीजन या उस पैथोजन या उस इन्फेक्शन के लिए हमारी जो बॉडी है वो कैसी हो जाती है? इम्यून हो जाती है। क्लियर है इतना? आप समझ आए वैक्सीनेशन क्या होता है, इम्यूनाइजेशन क्या होता है? तो एक बार आप लोग इसे रीड कर लीजिए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है उसके बारे में बात करते हैं। चलिए कुछ और पॉइंट्स हमारे पास आपने कहा, इन केस ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ क्विक इम्यून रिस्पॉन्स लाइक टेटनस इन्फेक्शन, परफॉर्म एंटीबॉडीज आर इंजेक्टेड इनटू द पेशेंट। आपने कहा कि कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत इमरजेंसी होती है जहां पर कि क्विकली एंटीबॉडीज की जरूरत होती है, तो आपने कहा कि इस केस में क्या होता है? जो परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज हैं उन्हें बॉडी के अंदर इंसर्ट किया जाता है, इसे हम पैसिव इम्यूनाइजेशन कहते हैं। ठीक है। Recombinant DNA technology has produced antigenic polypeptide of pathogen in bacteria or yeast. This allow large scale production of vaccine. Example hepatitis B vaccine from yeast etc. तो यहाँ पर जब आप एक चैप्टर पढ़ेंगे डीएनए टेक्नोलॉजी, उसमें हम बात करेंगे कुछ ऐसी टेक्निक्स के बारे में। ठीक है। चलिए, एलर्जी और एलर्जिक रिएक्शन क्या होते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले यहाँ पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं कुछ डिजीज की जो टेबल हमारे पास आती है उसके बारे में। ठीक है। ये जो टेबल है यहाँ पर इसमें आपको डिजीज के नाम दिए गए हैं। सेकेंड जो कॉलम है इसमें कैजुअल ऑर्गेनिज्म यानी कि टाइफाइड है, तो टाइफाइड को कौन कॉज करेगा? साल्मोनेला टाइफी करेगी। सिम्टम्स क्या होते हैं? आपने कहा सस्टेन हाई फीवर, फीवर रहेगा, हाई फीवर रहेगा, वीकनेस रहेगी और स्टमक पेन रहेगा। ठीक है। इफेक्ट क्या होते हैं? इंटरफेयर विद इंटेस्टाइनल फंक्शंस कॉजिंग सेवर्स इलनेस। आपने कहा इंटेस्टाइनल फंक्शन यानी कि आपके छोटे हाथ के फंक्शन को यहाँ पे क्या करेगा? डिस्टर्ब करेगा। ऐसे ही आपको पढ़ना है हर एक जो डिजीज है, टाइफाइड के बारे में, निमोनिया के बारे में, कॉमन कोल्ड के बारे में, मलेरिया के बारे में, ऐसे ही हम पढ़ेंगे। आप एक एक करके अपने टेबल को ध्यान से देखते जाएंगे। तो जैसे कि टाइफाइड के बारे में हमने बात की है, टाइफाइड इसके लिए जो टेस्ट होता है वो विडाल टेस्ट यहाँ पर होता है। क्या अगर हम कैजुअल ऑर्गेनिज्म की बात करें कि कौन कॉज करता है, तो कॉजल जो ऑर्गेनिज्म है वो है साल्मोनेला टाइफी, जो कि एक प्रकार का यहाँ पे बैक्टीरिया होता है, इसकी वजह से टाइफाइड होता है। ठीक है। सिम्टम्स है हाई फीवर रहता है, कमजोरी रहती है और स्टमक पेन यहाँ पर होगा। इफेक्ट है जैसे कि हमने बात की कि आपके जो इंटेस्टाइन है, आपके छोटे हाथ उसके फंक्शन को उसके फंक्शन में इंटरफेयर करता है, डिस्टर्ब करता है और इलनेस को कॉज करता है। सेकेंड डिजीज देखिए, इसका नाम है निमोनिया, और इसे जो कॉज करने वाला जो ऑर्गेनिज्म है वो है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी और हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी का बैक्टीरिया यहाँ पर है। सिम्टम्स है इसके फीवर रहता है यानी कि बुखार होगा, चिल यानी कि ठंडा लगेगा, कफ रहेगा और हेडेक यहाँ पर रहता है। इफेक्ट है कि एल्वेलाई जो है वो फ्लूइड से फिल हो जाती है यानी कि लिक्विड से भर जाती है एल्वेलाई, और ये आपकी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम को कॉज करेगा। ठीक है। क्योंकि अगर एल्वेलाई फिल हो जाएंगी तो यहाँ पे क्योंकि रेस्पिरेटरी ट्रैक में ही आपके एल्वेलाई आते हैं तो उसी से रिलेटेड प्रॉब्लम होंगी। थर्ड है कॉमन कोल्ड, जो आम सर्दी जुकाम होता है जो वायरस की वजह से होता है नॉर्मली, जिसका नाम है राइनो वायरस। सिम्टम्स है नेजल कंजेशन, सोर थ्रोट, कफ, हेडेक। ये आप जानते हैं कि नाक बहना, सोर थ्रोट का होना, जुकाम होना, हेडेक रहना। इफेक्ट है ये क्या करेगा? जो नोज है आपके और रेस्पिरेटरी पैसेज है उसे इन्फेक्ट यहाँ पर करता है।
फोर्थ जो आपकी डिजीज आती है दैट इज मलेरिया से जो पैरासाइट मल्टीप्लाई इन लिवर सेल्स दैट अटैक आरबीसी। लिवर में क्या करेगा, ये जो पैरासाइट है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई करता है, अपने नंबर को बढ़ाता है और आपकी रेड ब्लड सेल्स पे अटैक यहाँ पर करता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे अमीबियासिस। मलेरिया के नीचे जो नेक्स्ट डिजीज है दैट इज मलेरियासिस और दैट इज अमीबियासिस। ठीक है, अमीबियोटिक डिसेंट्री जिसे ब्रैकेट में लिखा है। जो ऑर्गेनिज्म जिसकी वजह से कॉज होता है एंट अमीबा हिस्टोलिका है यहाँ पे। सिम्टम्स है कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की बीमारी, एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द, स्टूल एंड स्टूल विद म्यूकस एंड ब्लड। जो स्टूल होता है वो म्यूकस और ब्लड के साथ आता है। इफेक्ट क्या क्या है आपने का, इन्फेक्ट द लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत को ये क्या करता है यहाँ पे प्रभावित करेगा। अमीबियासिस के नीचे आपके आता है एस्कैरियासिस और इसे कॉज करने वाला ऑर्गेनिज्म है एस्कैरिस जो हेलमिंथ्स है। सिम्टम्स इसके होंगे इंटरनल ब्लीडिंग, मसल पेन यहाँ पर होता है, जो आंतरिक रूप से क्या होगा ब्लीडिंग होती रहेगी, आपकी मांसपेशियों में दर्द रहेगा, फीवर रहेगा और एनीमिया यहाँ पर रहता है। इफेक्ट क्या है, इन्फेक्ट थ्रू कॉन्टेमिनेटेड वाटर एंड फूड, यानी कि कॉन्टेमिनेटेड फूड और वाटर के थ्रू ये होता है। नेक्स्ट है एस्कैरिसिस के नीचे एलिफेंटियासिस जो फिलारियासिस जिसे आप कहते हैं, ये होता है वाउचेरिया बैंक्रॉफ्टी की वजह से। और इसके सिम्टम्स हैं कि जो यहाँ पे लिम्स होते हैं और जेनाइटल ऑर्गन्स होते हैं वो फूल जाते हैं, जैसे कि जो यहाँ पे लिम्फ नोड होती है वहां पर वो फूल जाते हैं। और इस वजह से वो जो एरिया है वो बहुत ज्यादा आपको बहुत बड़ा दिखेगा, जैसे पैर में होता है, इसका नाम ही एलिफेंटियासिस है, पैर में होता है तो पैर बहुत फूल जाता है और हिंदी में इसीलिए इसे हाथी पांव भी हम कहते हैं। इफेक्ट इसके होंगे आपके कि लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ लोअर लिम्स गेट ब्लॉक। जो लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं यहाँ पर लिम्स की, यानी कि जो पैरों की जो लिम्फेटिक वेसल्स हैं वो ब्लॉक हो जाती है, इसी वजह से वो फूल जाती हैं। लास्ट जो डिजीज है दैट इज रिंग वॉर्म और इसका जो कजर ऑर्गेनिज्म है वो है माइक्रोस्पोरम ट्राइकोफाइटोन और एपिडर्मोफाइटोन। ठीक है, सिम्टम्स अगर हम देखिए तो आपने कहा स्किन ड्राई होती है, स्केली होती है, जैसे आपने कहा रिंग वॉर्म आपने देखा होगा जो क्या होता है यहाँ पे जो दाग होते हैं इसमें स्किन ड्राई हो जाती है, रेड हो जाती है यहाँ पर। ठीक है, क्या इफेक्ट किसे इफेक्ट करेगा, आपने कहा ये स्किन को इफेक्ट करता है, नेल्स को करता है, स्कैल्प को करता है। तो ये जो आपका चार्ट है ये आपको नोट करना है, पढ़ना है, समझना है, आपको ये पूरा चार्ट पता होना चाहिए। कोई भी डिजीज आपके पास आ सकती है जिसके बारे में आपसे कुछ भी पूछा जाता है कि किस ऑर्गेनिज्म के थ्रू कॉज होता है या इसके सिम्टम्स क्या है या इसके इफेक्ट यहाँ पर क्या होते हैं। क्लियर है इतना? तो चलिए ये सारी टेबल आप लोग नोट कर लेंगे, तो इसी के साथ हम यहाँ पे जो अपना लेक्चर है उसे एंड करेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।